नमस्कार। द इंडिया टॉप के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश के सबसे विवादित मसले के ऊपर जो इन दिनों खूब तूल पकड़े हुए है। हम जातिवार गणना की बात कर रहे हैं, जिसे जातीय जनगणना भी कहते हैं, जिसे कास्ट एनुमरेशन भी कहा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो देश की जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि जो राज्य स्तरीय पार्टी है, उनके द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस जाति की कितनी आबादी है, इसका जो रिपोर्ट है, उस संख्या को इस देश के हर एक नागरिक के सामने रखना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर पार्टी है, यानी कि हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की भी हम बात करें, तो उनके द्वारा लगातार इसका खिलाफत किया जाता है। हालांकि चूंकि अभी कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए वो इसकी पैरोकार बन चुकी है, पक्षधर बनी है। लेकिन यही कांग्रेस जब 2011 में देश में गणना चल रही थी और बीजेपी मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पी चिदम्बरम जो उस समय गृह मंत्री थे और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, दोनों ने इसका खिलाफत किया था। तो आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि क्षेत्रीय दल इसके समर्थन में रहते हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी है इसके खिलाफत में रहती है। इसके अलावा जातिगत जनगणना का पूरा इतिहास भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ फायदे और नुकसान क्या है, यानी कि अगर जातिगत जनगणना होता है तो उससे इस देश को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से, यानी कब से शुरू होता है, कौन कौन सा फेज आता है, क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है, किन किन आयोगों का गठन होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चलना होगा इतिहास में साल 1881 में, जब ऑक्टेवियन और ह्यूम, ए और ह्यूम जो थे वो भारत में कमिश्नर हुआ करते थे और उन्होंने सबसे पहली बार इस देश में गणना करवाई थी, यानी देश का आबादी क्या है इसका काउंटिंग करवाया था। इसके पहले एक और बात आपको बता देता हूं कि देश में, माफ कीजिएगा, दुनिया में जितने भी आज के समय में मुल्क हैं, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो या अविकसित हो, सभी जगह पर अब कास्ट सेंसस और साथ ही साथ सेंसस होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सामाजिक स्थिति क्या है, देश में कितने तरह के लोग रह रहे हैं, कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, कितनी संस्कृति है, इस सभी का आंकड़ा हर 10 साल, 15 साल या 20 साल पर जो देश है वो इसको जुटाता है। तो भारत भी इससे अनछुआ नहीं है, भारत में भी 10 सालों पर सेंसस होते रहता है। अब चलते हैं 1881 का मैं बात कर रहा था, पहली बार इस देश में गणना और जातीय जनगणना दोनों होता है। उसके बाद लगातार सन 1931 तक यह गणना चलते रहता है, हर 10 साल पर। इसे हम डेकेडल सेंसस भी कहते हैं, यानी कि हर 10 साल पर यह गणना होता है। अब उसके बाद भारत में जो सेंसस होता है, जो काउंटिंग होता है पॉपुलेशन का, उसमें 30 तरह के आंकड़े हर 10 साल पर जुटाए जाते हैं। आप देखते होंगे इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल रहते हैं कि कितने शिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, इस तरह के कुल 30 डेटा, 30 क्लासिफिकेशन होता है जो काउंटिंग होता है उसमें। लेकिन इन सब में जाति की काउंटिंग नहीं दिखाई जाती है। जाति का जितना भी काउंटिंग आपको इंटरनेट या गूगल पर या कहीं भी उपलब्ध है, वो सब एक अनुमान है, एक एनालिसिस है कि इस जाति की इतनी आबादी होगी। लेकिन अंतिम बार इस देश में जातीय जनगणना सन 1931 में हुई थी। उसके बाद साल 1941 में जब जनगणना होने वाला था, तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो समय था, जिसके कारण जो भारत में जनगणना कमिश्नर थे MY ईट्स, वो इसे पूरा नहीं करा पाते हैं। और फिर 10 साल बाद जब देश आजाद हो चुका था, साल 1951 चल रहा था, तो हमारे देश में जो संविधान निर्माता थे, जो नीति निर्माता लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, पटेल थे और तमाम जो लोग थे, पंडित नेहरू थे, ये सभी लोग, उनका ये मानना था कि ये जो देश है वो अब मॉडर्नाइज हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ भारत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और इसलिए जाति जैसी चीज भारत में अब खत्म हो जाएगी। ये उनकी परिकल्पना थी आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप अभी अपने पिछले सप्ताह के संडे का अखबार उठाते हैं तो उसमें मैट्रिमोनियल कॉलम में आप जाइएगा तो आप देखिएगा शादी का जो दिया रहता है उसमें पूरी तरीके से जाति का मेंशन रहता है कि जाति का ही लड़का चाहिए, जाति की ही लड़की चाहिए। दिल्ली और मुंबई में कई ऐसे अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो जाति के आधार पर बने हुए हैं। बिहार के और उत्तर प्रदेश के और देश के लगभग सभी राज्यों में कितने गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जाति के आधार पर बटे हुए हैं। तो ये जो परिकल्पना थी हमारे बुजुर्गों की, उन नेताओं की जो संविधान लिख रहे थे,
वो पूरी नहीं हो पाई भारत में। आज भी हमारा देश जाति में बटा हुआ है। अब इसके बाद संविधान में अगर हम आर्टिकल 340 की बात करें यानी आर्टिकल 340 की, तो वो कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आपको ये बात पता होगा कि एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कास्ट काउंटिंग यानी उनकी जो जाति की आबादी है वो गिनती 1951 जब से संविधान लागू हुआ 1950 तब से उसकी काउंटिंग हो रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आर्टिकल 340 का रेफरेंस देते हुए उस समय के जो ओबीसी नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उनके द्वारा यह मांग उठाया जाने लगा पंडित नेहरू के सामने जो प्रधानमंत्री थे कि इस देश में अब ओबीसी का भी कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब आखिरकार ओबीसी कौन, यह सबसे पहला प्रश्न था कि आखिरकार बैकवर्ड क्लास कौन, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर एक स्तर पर। तो इसके लिए जो देश में सबसे पहला आयोग का गठन किया गया उसका नाम था काका कालकेलकर। 1953 के 6 या 7 मई को इस आयोग का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया था, लेकिन इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई फाइनल रिपोर्ट इसका नहीं सबमिट हो पाया, जिसके बाद यह पूरा मामला, यह पूरा आयोग ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर आता है साल 1978 जब मोरारजी देसाई केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और उन्होंने फिर से एक बार जो ओबीसी हैं उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए एक नया आयोग का गठन करते हैं जिसका नाम मंडल आयोग रखा जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम पर मंडल दिवस भी मनाया जाता है, जिन्होंने बाद में रिजर्वेशन भी दिलवाया, वो दूसरा आयोग का गठन हुआ था इस देश में जो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा था, साथ ही साथ उनकी स्थिति कैसी है इस पर चर्चा कर रहा था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने यह बात अपने जीवनी में लिखा है और कई जगह लिखा है कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था उस समय। कारण है कि 1931 में जो डेटा उपलब्ध थे उसी के आधार पर उन्हें उस पूरे आयोग का रिपोर्ट बनाना पड़ रहा था, जबकि व्यवहारिक तौर से चीजें बदल चुकी थी। 1931 से 1978 लगभग 40-50 साल का एक अंतर आ गया था। तो ऐसे में ओबीसी जातियां बटी भी थी, कितनी जातियां टूट गई थी, कुछ जातियां खत्म भी हो गई थी। अब ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या था कि कितना प्रतिशत रिजर्वेशन का वो मांग रखे केंद्र सरकार के सामने। तो अंतोगत्वा यानी अंत में 27% के पर मुहर लगती है, 27% रिजर्वेशन की जो बात थी उस पर मुहर लगती है। और 10 साल के बाद यानी साल 1990 में 1980 में ये रिपोर्ट सबमिट हो जाता है और 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो वो इस कमीशन पर मुहर लगाते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल जाता है। जमकर बवाल होता है, देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, सभी जगह पर खूब जय जयकार लगाया जाता है इसके पक्ष में और उससे ज्यादा मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचता है तो 1992 में इस पे जजमेंट आता है। रोहिणी आयोग, मैं नाम भूल रहा हूं, रोहिणी जजमेंट करके रहता है, कई हजार पन्नों में जजमेंट रहता है, जिसके बाद 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल जाता है। उसके बाद आता है साल 2006 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे देश के। कांग्रेस को यह लगता है कि हिंदी पट्टी से उनका पूरी तरीके से जड़ जो है वो हिल चुका है, उनकी नींव हिल चुकी है, यानी कि उनके वोटर सब बहुत कम हो चुके थे हिंदी पट्टी में। तो ओबीसी तबके को लुभाने के लिए, उनके वोट को लेने के लिए जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया गया था 1990 में, उसे अब शैक्षणिक संस्थानों में करने का भी एक रिपोर्ट तैयार किया गया अर्जुन सिंह के द्वारा। उन्होंने ये बात रखी थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सामने और वो लोग इस पर तैयार हो जाते हैं। और 2010 आते आते तक देश के सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे एम्स हो, आईआईटी हो, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सभी जगह ओबीसी को 27% शैक्षणिक आरक्षण भी दे दिया जाता है। अब साल 2010 की ही बात है, क्योंकि 2011 में फिर से देश में जातिगत जनगणना होने वाली थी। उस मामले को उठाया गया था गोपीनाथ मुंडे जो कि बीजेपी के सांसद थे, अरुण जेटली जो कि बीजेपी के सांसद थे, सुषमा स्वराज जो कि बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा में, और साथ ही साथ मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तमाम जो समाजवादी धारा के नेता माने जाते हैं, इनके द्वारा यह मांग उठाई गई थी, जिस पर पी चिदम्बरम, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, गृह मंत्री थे, और प्रणब मुखर्जी जो कि वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस बात की
खिलाफत किया था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक ढांचा जो है वो गड़बड़ा जाएगा, और साल 2011 में करीब 3000 करोड़ दिया जाता है मनमोहन सिंह के द्वारा काउंटिंग करने के लिए, लेकिन वो काउंटिंग नहीं हो पाती है। बाद में ये बात कह दिया गया कि जातिगत जनगणना हमने करवाया पर रिपोर्ट पब्लिश हम नहीं कर सकते हैं। फिर 2014 आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं, और 2018 में चुनाव से 19 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला था उसके जस्ट पहले उन्होंने ऐलान किया कि 2011 में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, ओबीसी काउंटिंग होगा, ओबीसी का कितना पॉपुलेशन इस देश में रह रहा है, उनकी क्या किस प्रोपोर्शन में रह रहा है, ये सभी आंकड़े साझा किए जाएंगे इस देश की जनता के सामने। लेकिन आज साल 2021 चल रहा है और भाजपा इस पर अब तैयार नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके फायदे और नुकसान पर। यह रहा इतिहास का हिस्सा। अब फायदे गिनवाया जा रहा है क्षेत्रीय दलों के द्वारा और नुकसान गिनवाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फायदा जो बताया जाता है सभी क्षेत्रीय दल के द्वारा, जो तेजस्वी यादव भी अपने प्रेस वार्ता में कहते हैं, सभी नेता कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ, यानी जो 27% आरक्षण दिया गया मंडल आयोग के तहत, मंडल कमीशन के तहत, वो कुछ ही जातियों को मिल सका। यानी ओबीसी में जो हजारों जातियां हैं उसमें कुछ 2, 4, 10 जातियां ऐसी हैं जो 90% आरक्षण का लाभ ले जा रही हैं। बाकी की जो जातियां हैं उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या फिर सामाजिक स्तर पे हो। इसलिए अब कास्ट सेंसस अगर हो जाता है, सभी जातियों का संख्या बल पता लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको हम जातियों में बांट भी सकते हैं। दूसरा फायदा जो गिनवाया जाता है कि साल 1931 में जो आंकड़े दिए गए थे अंतिम बार, करीब 90 साल बीत चुके हैं, उसी आंकड़े पर हम आज भी ओबीसी समाज को गिन रहे हैं, उन्हें उसी आयोग पर देख रहे हैं, और मंडल कमीशन भी जो बनाया गया उसी आंकड़े पर बनाया गया था, जो कि सरासर नाइंसाफी है ओबीसी तबके के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अब एक बार कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए। अब इसका जो विरोध कर रहे हैं लोग, यानी जो इसका नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो सकता है जातीय जनगणना से, उस पर जो पक्ष रखती है बीजेपी, वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, पहला पक्ष है कि जातीय जनगणना कराने से समाज में आपसी भाईचारा बिगड़ जाएगा। ये कांग्रेस भी कहा करती थी साल 2011 में। दूसरा नुकसान जो गिनवाया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी होगी वो उतनी हिस्सेदारी मांगेंगे। ऐसे में जिसकी आबादी कम होगी, जिन जातियों की आबादी बहुत कम होगी, नगण्य होगी, वो अब अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने लगेंगे, जिससे देश का जो पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ रहा है वो और तेजी से बढ़ने लगेगा। दूसरी तरफ जिस जाति की आबादी जितनी ज्यादा होगा वो सड़क पर उतरकर आरक्षण की मांग करने लगेंगे। जैसे मराठा 32% आरक्षण की मांग कभी करते हैं, कभी जाट मांगने लगते हैं। तमिलनाडु में जब सवर्ण आरक्षण दिया जा रहा था 2018 में, आपको याद होगा, तो वहां पर इस बात की मांग उठी थी कि हमारे राज्य में यानी तमिलनाडु में मात्र 3% सवर्ण है, तो उनको 10% आरक्षण कैसे दिया जाए। ये सभी समस्याएं आ जाएंगी अगर जाति की सही गणना इस देश के सामने आ जाए। और एक और बात है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और कास्ट का पॉपुलेशन पता लग जाएगा, तो जो छोटे छोटे पार्टी हैं जैसे आरजेडी है, जिनका पकड़ यादवों पर है, मुलायम सिंह की पार्टी सपा है समाजवादी, उसकी पकड़ यादवों पर है, मुस्लिम्स पर है, उनके द्वारा अब लगातार पूरी तरीके से बंटवारे की राजनीति इस देश में शुरू हो जाएगी। यही सब कुछ तर्क हैं जो बताया जाता है कि जातिगत जनगणना से क्या क्या नुकसान होगा। इसके अलावा जाति में भी उपजाति है इस देश में। अगर हम सिर्फ ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो उनमें करीब 800 से ज्यादा उपजातियां इस देश में पाई जा रही हैं। इसके बाद अगर हम गैर हिंदू धर्म की बात करें, यानी कि वे धर्म जो हिंदू में नहीं आती, यानी इस्लाम हुआ, क्रिश्चियनिटी हुआ, पारसी हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, तो उनमें करीब 400 उनकी उपजातियां हैं। इसीलिए केंद्र सरकार इससे लगातार पीछे हट जाती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार अभी मौजूदा सरकार हो या फिर जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही हो। ये इतना आसान मामला नहीं है। इस देश में जाति की और वो भी सही जनगणना करा देना जल्दी संभव नहीं होता दिख रहा है जमीन पर किसी भी सरकार को। वो जो भविष्य का सोच रही है काउंटिंग कराने को लेकर, इसलिए इस पर पीछे हट जा रही है। इसके अलावा एक और जो अहम मामला है वो है राजनीति। लगातार इस पर अब राजनीति चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले आपने द इंडिया टॉप पे वो खबर भी देखी होगी, इसमें मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि वो 5 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं बिहार में जातिगत जनगणना करा ली जाए। राजद की बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव सड़क पर उतर रहे हैं। आंदोलन हुआ 7 तारीख को, जब मंडल कमीशन का दिन था, मंडल दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसके बाद
पत्र लिखा गया है कि यहाँ से डेलीगेशन जाता है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये शायद ही कभी हुआ होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने जाते हो, लेकिन वो पहुंचते हैं वहां पर। उनकी मांग रहती है कि जातिगत जनगणना करवा ली जाए, लेकिन केंद्र की सरकार इस पर फिर से पीछे हट जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। जब 30 तरह के आंकड़े जुटा लिए जाते हैं, जिसमें लिटरेसी है, जिसमें सेक्स रेशियो है, तमाम तरह के, जिसमें कितने बूढ़े लोग हैं, कितने जवान लोग हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरह के जब सभी आंकड़े जुटा लिए जाते हैं तो फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। आखिरकार ये कैसे पता लगेगा कि किस जाति के लोग शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पर कितने पिछड़े रह गए। देश की आजादी को आज लगभग 74-75 साल हो चुके हैं। 1931 में जो आंकड़े थे, सुशील मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था कि बिहार में उस समय मात्र 22 जातियां हुआ करती थी, जब बिहार, झारखंड और बंगाल साथ में होता था। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है और इसे जमीन पर कराना कितना संभव होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमारे विश्लेषण कैसा लगा है, हमें आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।